एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो जी हां, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश चैप्टर को, जिसमें हम लोग परावर्तन और अपवर्तन से समझ जो है सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, आज इसी चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जी हां, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे जो है परीक्षा में सवाल आपके लड़ ही जाएंगे, तो लड़ ही जाएंगे। ध्यान रखिए। तो आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में, दाना किया 10 से लेकर के जो है 14 मार्क्स जो है आपका फिक्स रहेगा। यानी कि जो है इस चैप्टर से 10 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इसके लिए मात्र आपको जो है 138 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 138 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है आपका इतना से ज्यादा जो है मार्क्स आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इस मतलब कि यहां से लेकर के रखिए लास्ट तक जो है आप देखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आपको जो है झक्कास मेथड से जो है हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देखिए फोकस दूरी यहां पे 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एफ का मान आपका जो है 20 सेंटीमीटर यहां पे उपलब्ध है। और ई जो है अवतल दर्पण है और इसकी आपकी वक्रता त्रिज्या यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो आर का सूत्र आप लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं जी, कि यहां पे जो है आर इज इक्वल टू होता है 2f, यानी कि फोकस का दुगुना होता है। तो फोकस दूरी यहां पे जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका दुगुना करेंगे तो यहां पे जो है 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। चलते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित तो होती है, यानी कि देखिए कांच का जो है दानक है समांतर पट्टिका है, यानी कि कांच का ये आयताकार स्लैब है। सिंपल सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पर यहां पर जो है तिरछा जो है क्या करते जी, प्रकाश किरण आपतित तो होती है। तो यहां पे कह रहा कि निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, यानी कि पहली बार जो अपवर्तन होगा उसके साथ इसमें से कौन सी घटना होगी, इसी के बारे में आपसे पूछा है। तो आइए आपके लिए हमने जो है देखिए इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका जो है हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसी में से ध्यान रखिए सब्जेक्टिव का जो प्लेलिस्ट है उसमें जब इस चैप्टर को पढ़ाए थे अपवर्तन वाले चैप्टर को, तो अपवर्तन वाले चैप्टर में जो है इस चीज की चर्चा किए थे। और क्या चर्चा किए थे जी, कि यहां पे कांच का आयताकार जो सिल्ली है, अगर इससे यहां पे जो है आपतित किरण कराएंगे तो यहां पे जो है क्या होगा जी, ये जो है जाना चाहेगा यहां पे इधर। ठीक है रखिए, ठीक है, लेकिन इसका जो है रखिए यहां पे जो है सघन माध्यम होगा, ये जो है कांच का होगा जी सघन माध्यम होगा, वाई की अपेक्षाकृत रखिए। ठीक है, तो ये जो है सघन माध्यम को होने की वजह से ये जो है अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाएगा, और अभिलंब की ओर यहां पे मुड़ेगा। फिर यहां से क्या होगा जी, यहां पे सघन से जो है विरल में जाएगा, तो ये अभिलंब से यहां पे दूर भागेगा। ठीक है, और इस घटना में दाना किया यहां पे जो प्रकाश 2 बार अपवर्तित हुआ है, इस चीज को यहां पे बताए थे। ठीक है, और इसका नाम हम बताए थे आपतित किरण, इसका नाम बताए थे अपवर्तित किरण, और इसका नाम बताए थे निर्गत किरण, हम लोग नाम बताए थे दाना किया। ठीक है, निर्गत किरण और यहां पे अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण भी कहते। ठीक है, तो देखिए जब पहली बार यहां पे अपवर्तन हो रहा है दाना किया, ठीक है, पहली बार यहां पे अपवर्तन हो रहा है, तो इसके साथ यहां पे कौन सी घटना हो रही है, 4 गो ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश ये जाना जाता था इधर, लेकिन ये प्रकाश का जो है रास्ता यहां पे मुड़ा है, यानी कि जो है विक्षेपित हुआ है। ठीक है, कहो जी यहां पे जो है विक्षेपित हुआ है, इसके जो है पथ का विचलन हुआ है, इसके पथ का जी विचलन यहां पे हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे कौन सा घटना हो रहा है जी, विचलन का घटना हो रहा है, क्योंकि यहां से देखिए इतना दूर जो है इसका रास्ता का जी विचलित यहां पे हुआ है, जाना जाता था इधर लेकिन जो है इधर विचलित हुआ जा रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कौन सा घटना हो रहा है जी, विचलन की घटना यहां पे हो रही है। और देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। अब यहां पे देखिए उत्तल दर्पण के बारे में आपसे बात कर रहा है, सिंपल सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग जो है उत्तल दर्पण का बात करें, इस उत्तल दर्पण का, तो इस उत्तल दर्पण में आपको पता है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 जगह वस्तु को रखा जा सकता है। यहां पे है ध्रुव का और यहां पे है अनंत। पहला जो कंडीशन होता है वो होता है ध्रुव और अनंत के बीच, और दूसरा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है जी, अनंत पर होता है। और इन दोनों ही कंडीशनों में ध्यान रखें। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब कहां बनता है जी, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण कहां बनता है जी, पीछे यहां पे बनता है ध्यान रखें। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से जो है बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस विशेषता को अगर आप लोग याद कर लिए ना जी, तो आप जो है आगे के बहुत सारे सवालों को अच्छे ढंग से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसका विशेषता बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि छोटा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। हमेशा उत्तल दर्पण में जो है आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखें, यहाँ पे जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसको आप लोग जो है काल्पनिक भी कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनाता है, ये बात को आप लोग को समझाए थे। और तीसरा यहाँ पे बात कर रखा है, ठीक है, ये जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जो आवर्धन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है जी? तो आप लोग समझिए, आवर्धन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिए, वस्तु से हमेशा क्या होगा जी? यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से हमेशा क्या होगा जी? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, उत्तल दर्पण में अगर आवर्धन का हम लोग मान पूछे, आवर्धन का मान अगर पूछे, तो ये हमेशा क्या होगा जी? एक से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा है और अंश जब छोटा रहे तो वो पूरा का पूरा भिन्न का मान जो है एक से छोटा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहां पे देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान आपसे पूछा है। अब एग्जैक्टली तो इसमें भी मान हो दिया नहीं है, लेकिन आप यहां से ऑप्शन से रिटायर कर सकते हैं। ऑप्शन को ध्यान रखिए, ठीक है, और एक सही ऑप्शन को जो है चुन सकते हैं, क्योंकि आपने यहां से पता कर लिया कि अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसका मतलब जो है आवर्धन का मान एक से छोटा होगा। और एक से छोटा आवर्धन मान जो है दो होता नहीं है, एक तो एक के बराबर होता है, एक से छोटा थोड़ी ना है जी। अनंत भी ध्यान रखें, एक से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से छोटा जो है एक ही विकल्प बन जाता है, 1/2। तो इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को टिक आउट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इसका महत्तम मान ए नहीं है, इसका ए महत्तम मान नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए बबुआ, आपको हमने 3 क्वेश्चन बता दिया, तो क्या आपको जो है मेरे से पढ़ करके मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना जी, तो नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में एक वादा करें कि सर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एक बार जो है कमेंट करके जो है वादा कीजिए मेरे से। अगर आप जो है वादा करेंगे तो हम जानेंगे कि आप जो है लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो लिखिए यहाँ पे कमेंट में, सर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कहां तक देखें जी? लास्ट तक देखेंगे। ऐसे जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है, फटाफट आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए। और आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐसे ही फिजिक्स हो या फिर कोई भी होता रखे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका जो है उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो या फिर सब्जेक्टिव पढ़ना हो, तो आपको हमेशा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सारे चीज वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स के ऑल चैप्टर का जो है मेरे पास पीडीएफ भी उपलब्ध है, मैथ के ऑल चैप्टर का जो है पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। आप अगर व्हाट्सअप करते हैं तो क्या करेंगे जी? आपको जो है भेज देंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है कुछ रुपया देना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक इस वीडियो में जो है कोड मिलेगा। उस कोड को अगर व्हाट्सएप में बताएंगे तो आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ का करेंगे जी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भेज देंगे। और नीचे आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी फ्री में वीडियो यानी फ्री में पीडीएफ देखना होता है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है पीडीएफ कहां मिल जाएंगे? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या फिर मेरे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसे डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आती है तो आपको इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। इसमें हम लोग जो है देखिए 2 पार्ट में इसको बांटे हैं। पहले पार्ट में जो है आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 नंबर तक के, यानी कि इस वीडियो में ध्यान रखिए 1 नंबर से लेकर के जो है 60 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं। और जिसका पार्ट 2 होगा, जिसका लिंक जो है आपको क्या चीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखिए, और या फिर जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगहों से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए। तो ये पार्ट 2 आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा और वहां पे आपको जो है 61 नंबर से लेकर के 138 नंबर तक के क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो आप जो है दूसरा पार्ट भी क्लिक करके देख लीजिएगा। इस तरह से चैप्टर 2 देखना हो, चैप्टर 3 देखना हो, तो हर चीज जो है आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। जाकर के प्लेलिस्ट देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन को आप लोग जो है चेकआउट करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे समझ गए सारी बातें। तो अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं। पहले आप लोग वादा कर लीजिए, वादा कीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको छोड़िए मत, ठीक है। अब हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पे जो है अपने विषय वस्तु पे, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। अब देखिए यहाँ पे जो है दर्पण आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का बात कर रहा है। आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बात कर रहा है, ध्यान रखिए। और काल्पनिक प्रतिबिंब, ध्यान रखिए, यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी अवतल दर्पण अगर आपके पास उपस्थित है, ठीक है, और इसका कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बना रहे हैं। कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है जी? आभासी प्रतिबिंब अगर बना रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे आपका हो गया फोकस, यहां पे आपका हो गया ध्रुव, और यहां पे ध्यान रखिए सेंटर हो गया, और यहां पे जो है आपका अनंत हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो है आभासी प्रतिबिंब बनना है,
यानी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे एक ही कंडीशन में जो है प्रतिबिंब बनती है। वो कौन सा कंडीशन है जी? जब हम लोग वस्तु को दर्पण और यहाँ पे फोकस के बीच रखते हैं या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन में देगा दर्पण और फोकस के बीच, कभी कभी आपको ऑप्शन में देगा ध्रुव और फोकस के बीच। हाई वाला जो बिंदु है ना, यहाँ पे वाला बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में अगर बात करें तो इस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर जो है वस्तु कहां हो जी? वस्तु ध्यान रखिएगा, अगर जो है ध्रुव और फोकस के बीच में ध्यान रखें, ठीक है, किसके बीच हो जी? ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे उपस्थित हो। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो है फोकस से ध्रुव के बीच में अगर उपस्थित हो रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा जी? जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में आप लोग जो है क्वालिटी याद कर लीजिए, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा जी? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल जो है ध्यान रखिए, इस टाइप का सवाल जो है 2024 में पूछा है और बहुत बार जो है 2023 में भी, 2022 में भी, हर एक साल जो है इस टॉपिक से सवाल पूछा करता है। तो आप लोग इस कंसेप्ट को जरूर याद रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना क्या। तो जब भी यहाँ पे अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब का बात करता है तो एक ही कंडीशन होती है, क्या, जब वस्तु को हम लोग जो है फोकस और ध्रुव के बीच या फिर जो है दर्पण और फोकस के बीच हम लोग रखते हैं, ठीक है ना क्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? क्या केंद्र से बाहर होना चाहिए? नहीं है। केंद्र से बाहर यानी कि केंद्र और अनंत के बीच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए? नहीं जी, मुख्य फोकस यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये होना चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्यान रखिए। वक्रता केंद्र पर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा जी? ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव और यहाँ पे मुख्य फोकस के बीच। तो ये वाला जो है आप लोग ऑप्शन को बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा, और ये वाला कंडीशन को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को। फोकस दूरी यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। यहाँ पे जो है धनात्मक आवर्धन उत्पन्न करना है। धनात्मक आवर्धन कब उत्पन्न होगा जी? ध्यान रखिए, जब ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। कैसा बनेगा जी? प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, क्योंकि आपको हमने जो है आवर्धन का सूत्र बताया। वो क्या बताया जी? एम का जो मान होता है वो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई या बटा में बिंब का ऊंचाई, ठीक है। अब प्रतिबिंब भी अगर प्लस में हो और बिंब भी प्लस में हो तभी जाकर होगा जी यहाँ पे जो है आवर्धन धनात्मक होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एम का मान, ध्यान रखिएगा, अगर एम का मान जो है पॉजिटिव है तो आप जो है प्रतिबिंब के बारे में दो चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। इस चीज को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा है। देखिए 2024 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जी, जो कि काफी खतरनाक लेवल के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा विद्यार्थी उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे से यानी कि झक्कास सर से पढ़ते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। वो सारी की सारी जो है कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है चीजें याद कर लीजिए। अगर आवर्धन का मान जो है पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, सीधा होगा। सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब का होगा जी? सीधा होगा। अगर सीधा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सीधा होगा तो प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, आभासी होगा। आभासी यानी कि जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये दो को चीज है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, अगर आवर्धन का मान जो है निगेटिव होता है, अगर आवर्धन का मान निगेटिव होता है तो इससे जो है आप लोग दो चीजें याद कर सकते हैं। क्या चीज जी? प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, और साथ में ध्यान रखिएगा क्या चीज जी? वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है जी? वास्तविक प्रतिबिंब है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और ई है अवतल दर्पण, और इसमें आवर्धन धनात्मक दे रहा है। और आवर्धन धनात्मक देने का मतलब जो प्रतिबिंब सीधा बना है, सीधा बना है मतलब कि आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आपको हमने बताया कि अभी क्या बताया जी? आपको हमने अभी यही चीज बताया कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब अगर कहा है, कौन सा प्रतिबिंब जी? आभासी प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा है, आवर्धन धनात्मक कहा है, और धनात्मक आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना है। यानी कि अवतल दर्पण में अगर कोई आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु का यहाँ पे जो है मैंने कैसी वो वस्तु कहां होना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसका देखिए फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो फोकस दूरी अगर 10 यानी कि यहाँ वाला जो बिंदु है, ध्यान रखिए, ये जो फोकस वाला जो बिंदु है, ध्यान रखिए, वो ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्रुव से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है जी? 10 सेंटीमीटर की अगर
अगर दूरी पर है तो इसका मतलब यही होता है कि 10 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर रखेंगे तभी जाकर के जो है अवतल दर्पण में यहाँ पे धनात्मक जो है आवर्धन प्राप्त होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से हमको कम रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर बबुआ सुना ध्यान से, 5 नंबर तक के क्वेश्चन तहरा के हम बता देनी, और 5 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़े में अगर मजा आई लोग है ना जी, और अबहू तो वीडियो के छोड़ के जात बाड़ा, तो एकर मतलब तोरा के पढ़े के नहीं खे, तोरा नंबर लावे के नहीं खे। यानी कि अगर तू पढ़े वाला विद्यार्थी बाड़ा तो इस वीडियो के लास्ट तक ले जरूर देखिए, और ई जन कमेंट में वादा कैला हनु तना के तोड़े के नहीं खे, कैसे कि हम बहुत ही बेस्ट तरीका से पढ़ावे के प्रयास करें, टाइम लेम, लेकिन हर एक कंसेप्ट के समझा के छोड़ेम, तोहरा दिमाग में एकदम घुसा के छोड़ेम। यानी कि तू अगर हमरा से पढ़ लेत बाड़ा तो तहार नंबर एकदम बढ़िया से बढ़िया आवे के प्रयास रही। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट अगर पढ़े के बाद तो प्लेलिस्ट के चेकआउट करत रहिए, एको को जो है क्वेश्चन के छोड़िए मत, हर एक प्लेलिस्ट के जो है वीडियो तू लोग देखत रहिए लो, हर एक चैप्टर का आप लोग को जो है वीडियो वहां पे मिल जाएगा। यहां पे देखने का प्रयास करते हैं 6 नंबर सवाल को। देखिए, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है जी? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बढ़ता है। अब आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अभी आपको हमने एक कंसेप्ट बताया कि अगर वस्तु को ध्रुव और क्या जी फोकस के बीच रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना क्या, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आवर्धन होगा, आवर्धन जो होगा वो यहां पे जो है प्लस में आएगा। क्या आएगा जी? प्लस में आएगा। और इसमें हमने बताया जी कि अगर अवतल दर्पण में आवर्धन प्लस में है, अगर अवतल दर्पण में आवर्धन प्लस में है तो इसका मतलब यहां पे यही होता है कि वस्तु जो है, वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब बना है, ठीक है। लेकिन बड़ा कब और कितना बनेगा इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको यहां पे पता चल गया क्या, ठीक है, कि आवर्धन का मान जो है आपको आवर्धन का मान यहां पे बताना है। जब वस्तु कहां रखें जी? फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु यहां पे देखिए, अगर हम लोग यहां पे वस्तु को रखें, ठीक है, और एक जो है कोई व्यक्ति यहां पे वस्तु को रख रहा है, ठीक है, तो दोनों जगह ध्यान रखिए क्या चीज, प्रतिबिंब यहां पे पीछे बनेगा, आपको पता है। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति कहां है जी? ध्रुव और फोकस के बीच में है। लेकिन आपसे हम एक सवाल यहां पे अगर पूछना चाहें, ठीक है, तो 1 नंबर वाला जो वस्तु है या फिर जो है 2 नंबर वाला वस्तु है, ये दोनों वस्तु में से किसका प्रतिबिंब ज्यादा लंबा होगा, यानी कि ज्यादा बड़ा होगा? तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, 2 नंबर वाला का प्रतिबिंब क्या होगा जी? बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर वाला का प्रतिबिंब क्या होगा जी? इसके कंपेयर में जो है छोटा होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा जी? यहाँ पे छोटा होगा, बड़ा से के कंपेयर में क्या चीज? ये छोटा होगा। जाना क्या है, दोनों का दोनों यहाँ पे जो है ध्रुव और फोकस के बीच ही, दोनों का दोनों क्या है जी? ध्रुव और फोकस के बीच में ही स्थित है। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में कहीं भी आप वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक ही बनने वाला है, भले वास्तविक काल्पनिक ही बनने वाला है, वस्तु से बड़ा ही बनने वाला है। यानी कि जो छोटा लिखे है ना जी, ये भी वस्तु से बड़ा ही है, लेकिन यही प्रतिबिंब जो यहाँ पे रखे हैं इसके तुलना में ही छोटा है। इस चीज को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, इसके तुलना में क्या है जी? छोटा है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आप लोग यहां पे कह रहे हैं कि ई वाला जो है प्रतिबिंब बड़ा यहां पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जी? अगर फोकस से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है कि घटता है? आप लोग कहेंगे सर जी प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। तो यही बात यहां पे पूछ रहा है कि फोकस से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा जी? तो बढ़ेगा। आवर्धन का मान बढ़ेगा मतलब क्या चीज जी? यहां पे प्रतिबिंब का जो है, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा जी? प्रतिबिंब का जो है आकार है, ध्यान रखिए, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, आकार का होगा जी यहाँ पे बढ़ेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा जी? बढ़ेगा। अगर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है तो इसका मतलब जो है क्या होगा जी? यहाँ पे आवर्धन का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। अच्छा, इस कंडीशन में आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आवर्धन का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे जो आवर्धन का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। जब यहां पे ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं ना जी, तो आवर्धन का मान क्या होता है जी? 1 से बड़ा होता है। और 1 से बड़ा का मतलब यही होता है कि प्रतिबिंब जो है बड़ा बना है।
प्रतिबिंब का बना जी वस्तु से बड़ा बना है। अगर एक से छोटा होगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है काची जी वस्तु से छोटा बना है। अगर एक के बराबर हुआ तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का ही बना हुआ है। तो ये 3 गो कंडीशन जो है आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि आगे लिखेंगे भी लेकिन फिलहाल यहां पे याद कर लीजिए। अब देखते हैं यहां पे 7 नंबर क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा एकदम बढ़िया सा खिलौना सा सवाल है। और बबुआ आपको जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, अवतल दर्पण है प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा, देखिए फिर से यहाँ पे अवतल दर्पण आया और प्रतिबिंब कैसा बता रहा है जी, सीधा बता रहा है। यानी कि चींटी कहां पे होगी तो ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। और प्रधान अक्ष पर चल रही है ये चींटी जो है क्या चीज प्रधान अक्ष पर चल रही है, यानी कि यहां बनेगा चीज इस प्रधान अक्ष, ध्यान रखिए यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में चींटी है, कैसे जो है प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। सीधा यानी कि क्या चीज यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चींटी है इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में जो है चींटी उपलब्ध है, ठीक है। और इस चींटी का जो है ध्यान रखिए साइज क्या हो रहा है जी, प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ जी, आपको हमने बताया कि 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ जाएंगे तब जाकर प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। तो चींटी जो है ध्यान रखिए वो 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ जा रही है, इसका मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पे चींटी की गति की दिशा पूछ रही है, तो आप बताने का प्रयास करें कि चींटी कौन से दिशा में जा रही है। यहाँ पे जो है चींटियां पूछती है कौन दिशा में लेके चला रे बहटोहिया, ठीक है, यही ना गाना है जी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वही वाला गाना यहाँ पे फिट हो रहा है। तो चींटी का जो है गति का दिशा यहाँ पे पूछ रही है, तो यहाँ पे जो है चींटी किधर जा रही होगी जी, फोकस से ध्रुव की तरफ जा रही होगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। ताकि आप लोग जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8वां अजूबा नंबर जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आपको हमने ऊपर समझाया था कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बबुआ एगो रुपया जितवा दे क्या। आप अगर ईमानदारी से कमेंट करते हैं ना जी, ईमानदारी से कमेंट करते हैं कि सर जी हमको याद है अगर निगेटिव आवर्धन होता है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आप ईमानदारी से कमेंट करते हैं तो आपको हम 1 रुपया का इनाम देने वाले हैं। और ऐसे ही जो है बहुत सारे इनाम का राशि अगर आपको जीतना है तो इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आप 1 टकिया जीतते रहेंगे और हो सकता है कि आप जो है 50-60 रुपए तक ले जीत जाएं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 रुपया का जो है सवाल आपके पास है, कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। क्या कमेंट करेंगे जी कि यहाँ पे जो है अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या होता है जी, प्रतिबिंब जो ध्यान रखिए, ठीक है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा जी। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब यहाँ पे जो है उल्टा होगा और साथ में जो है वास्तविक होगा। उल्टा और क्या होगा जी, वास्तविक होगा, ध्यान रखिए। ये 2 बातें आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा या फिर उल्टा और वास्तविक यहाँ पे होगा। तो प्रतिबिंब का प्रकृति ही यहाँ पे पूछा है। तो आइए ना बाबा 8 नंबर का यहाँ पे जो है आंसर हम लोग टिक आउट करते हैं, वास्तविक और उल्टा। क्या आप लोग इस बात को समझे। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो सवाल कर रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, ये तो तारा लोगों के बात करता हो, तुम ही लोग ने दर्पण के तुरंत रहे लो कहल कि तेरे प्यार में हम दर्पण का शीशा वाला तोड़ देंगे, मतलब दर्पण तोड़ देंगे, ऐसे ही ना कहते हैं जी आप लोग। ये वाला काम मत कीजिएगा क्योंकि सवाल भी इस पे पूछ दे रहा है। तो अगर आप लोग जो काम करते हैं ना जी उस पे भी सवाल पूछने लगे तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो प्लीज बबुआ ये सब काम करना बंद कर दो, पढ़ाई पे फोकसित रहो, ठीक है। यदि अवतल दर्पण का जो है निचला आधा भाग जो है अगर टूट जाता है तो प्रतिबिंब ध्यान रखिए कम तीव्र बनेगा, यानी कि धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। अब कैसे बनेगा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण है, ध्यान रखिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई वस्तु रख दिए तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो है सारा का सारा प्रकाश जो है इस दर्पण पे जाएगा और इस दर्पण पे अगर जाएगा ध्यान रखिए तो यहाँ से जो है परावर्तन भी होगा और परावर्तन होगा क्या होगा जी, यहाँ पे जो है एगो प्रतिबिंब इसका जो है बनेगा, यहाँ पे क्या होगा जी इसका प्रतिबिंब एगो बनेगा। अब जो प्रतिबिंब बनेगा ना ध्यान रखिए, ठीक है, तो ये देखिए अगर सारे जो है प्रकाश के यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ध्यान रखिए, ठीक है, हर एक जैसे यहाँ वाला किरण भी क्या होगा जी टकरा के यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ वाला किरण क्या होगा जी टकरा के यहाँ पे गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे जो है सभी किरण क्या होगा जी टकरा के जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ध्यान रखिए वो जो है पूरा का पूरा तीव्र होगा। अब देखिए इसको या तो काला कपड़ा से आप ढक दीजिए जिससे जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर जो इसको हटा ही दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। तो दोनों ही स्थितियों में ध्यान रखिए इस एरिया में जो भी प्रकाश आएंगे वो प्रकाश का तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अब परिवर्तन नहीं हो पाएगा इसका मतलब क्या हो जी, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो धुंधला प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कम तीव्र बनेगा क्योंकि कम प्रकाश जो यहाँ पे पहुंचेगा। केवल आधे हिस्सा से जो
प्रकाश का परावर्तन होगा उसी से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा जी, वो कम तीव्र बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं। और यहां पे देखने का प्रयास करें 10 नंबर जो सवाल है, ध्यान रखें 10 नंबर सवाल क्या करें जी, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है जी, तो ध्यान रखिए वास्तव में 1 से ज्यादा होता है। वास्तव में क्या होता है जी, यहां पे 1 से ज्यादा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि वायु और निर्वात में अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो निर्वात के अपेक्षाकृत वायु जो है सघन होता है। इसमें कंसेप्ट में याद रखिएगा, निर्वात के अपेक्षा ठीक है ना क्या, ठीक है, यानी कि इसके तुलना में, निर्वात के तुलना में ना क्या, ठीक है, अपेक्षा यहां पे क्या होगा जी, वायु जो है ज्यादा सघन है। एक मिनट, अपेक्षा यहां पे क्या चीज जी, वायु सघन है, वायु क्या है जी, सघन है। ठीक है, यानी कि निर्वात और वायु में कंपेयर करें तो निर्वात आपका विरल हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगा जी, सघन हो जाएगा। ठीक है ना क्या, तो इसलिए अगर यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि वायु यहाँ पे क्या चीज, निर्वात की अपेक्षाकृत यहाँ पे सघन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आपको हमने 10 नंबर तक के सवाल को बता दिया। अगर आपको जो है 10 के 10 सवाल जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप मेरे बारे में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। और यहां से आपका समय हो चुका है, आप इस वीडियो को बाकी अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ही अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन जो है बना रहेगा कि चलो भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जो है बहुत सारे बच्चों को जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और झकास सर को भी वायरल कराने का जो है प्रयास करा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है यही होता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मेरा भी मन करता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। नहीं अगर सपोर्ट बनाएंगे तो फिर चैनल को बंद भी करना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे जितने भी आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर दूसरे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो फिर जो है मेरा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। और वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिए ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाए, और जो है बाकी बच्चों तक जो है यूट्यूब भी खुद से रिकमेंड करना शुरू कर दे। देखिए यहां पे 11 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो इसमें सबसे कम अपवर्तनांक के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए ये भी सवाल जो है 2024 का है, और बाबू हम इतना बता रहा है कि अब जो सवाल है ना, आसान तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। अब ये वैसे सवाल है रखा, ठीक है, जो विद्यार्थी जो है पूरा का पूरा एकदम किताबी कीड़ा होगा। सुनिए ध्यान से, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये ऐसा सवाल है जो कि अगर कोई विद्यार्थी पूरा का पूरा किताबी कीड़ा हो, पूरा का पूरा किताब का बात याद रखे, तो ही इस सवाल को एग्जाम में कर सकता था। अदरवाइज जो है इस सवाल को जो है करने के लिए लहाना पड़ेगा, और लहाएगा विद्यार्थी तो हो सकता है कि गलती हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे कि अब किताब से जो सवाल पूछ रहा है ना जी, वो वास्तव में लेवल उठा के पूछ रहा है। क्योंकि अभी तक आप जितने भी सवाल देखें वो सारे के सारे 2024 में पूछे गए ही सवाल देखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि सवाल जो है क्या आप लोग को जो है छोड़ने वाला सवाल था। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको याद होगा कि आपको 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको जो है 40 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये जो 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाते हैं ना जी विद्यार्थी, वो आसान बनाते हैं क्या, और जो है बाकी 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग जो है छोड़ देते हैं। तो यही जो है छोड़ने वाला क्वेश्चन था। वास्तव में अगर बता रहा, अगर हम अपना भी रियलिटी बताएं तो यह क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए तो हम भी इस सवाल को नहीं बनाते, इस सवाल को हम भी छोड़ते, क्योंकि इससे पहले हमको जो है याद नहीं था इन सब का अपवर्तनांक। अब जब तक ले अपवर्तनांक आपको पता ना रहे तब तक इस सवाल का आंसर जो है टिक आउट कर ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखिए तारपीन का हमने जो है याद रखा है काची जी, 1.47 यहाँ पे जो है अपवर्तनांक होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है याद रखिए, यहाँ पे 1.50 होता है। वहीं अगर बात करते हैं पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। और वहीं बात करते हैं केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप लोगों से 1.47 होता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सबका अपवर्तनांक अगर पता है तभी आप बता सकते हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है। तो इसमें से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो पानी का अपवर्तनांक आपको जो है सबसे कम दिख रहा होगा, और यही जो इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा, आपको जब हम पढ़ाए थे ना जी सब्जेक्टिव का वन शॉट जब पढ़ाया था, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में हमने जो है यही चीज पढ़ाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ का अपवर्तनांक का है जी इंपॉर्टेंट है, उसमें इन सभी चीजों का यहाँ पे जो है लिस्ट दिया था। तो आप लोग जो है इसको याद रखे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, और याद कर लिए होंगे, तो अब जो है सवाल ये बनाना आसान हो गया। तो बबुआ देखिए, जितना भी आसान क्वेश्चन पूछे या फिर भारी क्वेश्चन पूछे, जो
मेरे से यानी कि झक्कास सर से जो है अपनी तैयारी करता है, उसका तैयारी कभी भी अधूरा नहीं जाता है और वो बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाता है। और चाहे तो आप मेरे विद्यार्थियों का जो है इंटरव्यू भी देख सकते हैं, उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप लोग भी अगर पढ़ेंगे ऐसा ही, ठीक है, तो आप लोग का भी ईमानदारी से क्या होगा जी, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ईमानदारी से इंटरव्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बार जो है मेरे साथ ऐसा होता है कि पैसे के चक्कर में जाना, क्या बड़े बड़े चैनल से जो है उनको ऑफर आ जाते हैं, जब ना मार्क्स आता है ना जी, ठीक है, तो पहले मार्क्स के लिए जो है मेरे पास मैसेज करेंगे, सर जी आपके पढ़ाने की वजह से जो है क्या हुआ जी, मेरा जो है 470 नंबर आ गया। ठीक है, कोई मैसेज करेगा सर जी 466 आ गया, कोई मैसेज करेगा सर 484 आ गया। लेकिन फिर जो है मान चलता जी कोई बड़ा चैनल वाला जो है किया जी, उसको पैसा ऑफर किया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया तक ऑफर कर दिया। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है मेरे को इंटरव्यू देने से बच जाते हैं और उस चैनल के पास जो है चले जाते हैं पैसे के लालच में। तो अगर आप लोग ईमानदार रहे, मेरे को सपोर्ट करने वाले विद्यार्थी रहे, यानी कि असली जो मैंने कहा जी, असली जो कंटेंट जो है प्रमोट करने के प्रयास में रहे, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हम जरूर लेंगे, क्योंकि हम आपको एक भी रुपया नहीं देने वाले। हाँ, गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एक भी रुपया कैश देने वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप ईमानदार रहे तो आपका भी इंटरव्यू लेंगे और बाकी बच्चों को बताएं कि देखो बाबू, हम भी जो है शानदार पढ़ाते हैं, बस एक बार सपोर्ट की जरूरत है, दूसरा कुछ की चीज की जरूरत नहीं है। यहां पे देखने का प्रयास करते हैं 12 नंबर सवाल को। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। अब जैसे ही यहाँ पे समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो ही आपके दिमाग में जो चित्र आता है, ध्यान रखिए, वो ऐसा कुछ चित्र आता है कि एक समतल दर्पण होगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिए प्रकाश किरण, ध्यान रखिए यहाँ पे जो है समतल दर्पण का लंबवत यहाँ पे आपतित हो रही है। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है परावर्तन कोण का मान। अगर आपको जो यहाँ पे परावर्तन कोण का जो है मान अगर आपको पता चल गया, तो आप नीचे ईमानदारी से कमेंट कीजिए, आपको जो है 1 रुपए का इनाम जरूर देंगे। अब इस 1 रुपए का कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू इस 1 रुपया का कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू, आपको जो है हम क्या बता रहे हैं जी, सुनिए ध्यान से, मेरे जेब से 1 रुपया भी निकलवाना जी आपके लिए क्या है जी, थोड़ा सा कठिनाई वाली बात होगी। तो इस सवाल का अगर आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको 1 रुपया जरूर देंगे। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप कीजिए और जरूर बताने का प्रयास कीजिए, लेकिन ईमानदारी बरतिएगा। सबसे ज्यादा चीज है ईमानदार का आपका होना, आपका जो है ईमानदार होना। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया जितना ऐसे आसान बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग यहां पे सोच रहे होंगे सर जी अगर यहां पे समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हुआ है, सिंपल समझने का प्रयास कीजिए, अगर लंबवत यहां पे आपतित हुआ है तो दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बना है, यानी कि परावर्तन कोण भी कितना होगा जी, देखिए आपतन कोण के बराबर ही तो परावर्तन कोण होता है। ठीक है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही होगा जी परावर्तन कोण होगा। तो अगर आपतन कोण आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तो परावर्तन कोण कितना होगा जी, 90 डिग्री हुआ। वाह बेटा वाह, गजब आपने लॉजिक लगाया। यहाँ पे 90 डिग्री का है जी, बिल्कुल ही का है जी गलत आंसर है। यहाँ पे 90 डिग्री आपका नहीं आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा जी, यहां पे होगा 0 डिग्री। अब क्यों होगा जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप तो अपना समझा दिए कि सर जी यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री हम मार रहे थे, लेकिन नहीं बबुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक्चुअल में कहते किसको है, तो आपतन कोण कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। जरा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि अगर यहां से क्या करते जी, हम लोग जो है यहां से आपतित किरण कराते और जरा सोचिए हाई जो है 90 डिग्री के साथ बना तो क्या चाहिए, ये अभिलंब होता, तो यहाँ पे आपका जो है आपतन कोण होता है ये वाला। ठीक है, अब यहां पे तो कह रहा है कि आप जो है इस एंगल पे मत भेजिए, इसको क्या कीजिए जी, अभिलंब के एंगल पर ही भेजिए, यानी कि इसको जो है इधर लेकर आइए। तो जब देखिए आपतित किरण को ध्यान रखिए अभिलंब पर ही ला देंगे, तो यहाँ पे जो आपतन कोण का मान होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, तो आप लोग सर जी यहाँ पे 0 डिग्री होगा। कितना होगा जी, 0 डिग्री होगा। एक क्या हम लिख दीजिए थीटा डिग्री, ध्यान रखिए यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा जी, क्योंकि यहाँ पे अभिलंब, ध्यान रखिए अभिलंब और आपतित कोण दोनों का दोनों एक ही जगह आ गया, ध्यान रखिए। तो अभिलंब और आपतित कोण के बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा, यानी कि जो है 0 डिग्री कोण बनेगा। और जब आपतन कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पे परावर्तन कोण भी क्या होगा जी, 0 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जब इसी माने कि देखिए अभिलंब पर ही प्रकाश किरण आएगा तो अभिलंब पर ही क्या होगा जी, वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई परावर्तन जब होगा तो कोई भी यहाँ पे जो है पाथ में चेंजिंग नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए, पाथ का जो है मैंने दिशा जो है बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका क्या चीज कोण कोई भी यहाँ पे नहीं बनेगा, 0 डिग्री का 0 डिग्री ही यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का होगा जी यहाँ पे 0 डिग्री ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। 13 नंबर सवाल देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये अवतल लेंस जो है
ठीक ठीक उत्तल लेंस के जैसा ही प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल दर्पण में खासियत आपको क्या बताया था जी कि प्रतिबिंब हमेशा इसमें छोटा होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा, भले वस्तु से माने कि वस्तु कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं जी, देखिए अवतल लेंस में यहाँ पे जो है प्रतिबिंब क्या होगा जी, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यही कंडीशन जो है क्या बताया था जी, वहां पे उत्तल दर्पण में भी बताए थे कि वहां पे भी वस्तु जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना। तो दोनों का प्रतिबिंब का क्वालिटी आप लोग जो है याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो। यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब क्वालिटी और अवतल लेंस के प्रतिबिंब क्वालिटी, दोनों का दोनों क्वालिटी का होता है, सेम होता है, दोनों का दोनों का प्रॉपर्टी का होता है, यहाँ पे सेम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कैसे जी, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए छोटा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है और आभासी बनाता है। यानी कि आपको क्या करना है जी, यहाँ पे इनमें से सभी जो है आंसर को टिक आउट करना है। तो 13 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन हो गया कितना जी, डी हो गया। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। अब देखिए इसे भुलवाने का काम किया, दूसरा कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर अभिसारी लेंस की हम लोग चर्चा करते भी हैं तो हम लोग सवाल जो है बनाते हैं तो वायु में ही तो अभिसारी लेंस को रखते हैं। अभिसारी लेंस को हम किसको कहते हैं जी, उत्तल लेंस को कहते हैं। ये बात को आप लोग भूलिएगा मत, उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना क्या, ठीक है। तो देखिए अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को। तो सबसे पहले तो अवतल लेंस को हटाइए, समतल अवतल लेंस को हटाइए, एक जगह बताया है जी उत्तल लेंस, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस का होगा जी, कांच का ही तो बना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कीजिए, क्योंकि अभिसारी लेंस का बात करें तो कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। तो 14 का जो है आप लोग ऑप्शन सी लगाइए, काम खत्म, इसमें कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। 15वां सवाल देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया था। देखिए मानव नेत्र का बात किया ना जी, और आपने मेरे से जो है मानव नेत्र नहीं पढ़ा, जो कि हम लोग जो है जी 2 घंटा के आसपास जो है क्लास लिए थे, केवल नेत्र पे आपका जो है आंख के बारे में जो है एक एक चीज हमने जो है धागा खोल के बताया था कि आंसू कैसे निकलते हैं, ठीक है, दृष्टि दोष कैसे कैसे होता है, उसमें अबिंदुकता हो या फिर जो है जी बेलनाकार लेंस हो, हर चीज के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा किए थे। नेत्रदान कैसे कहते हैं, ये सब चीज की चर्चा किए थे। तो अगर जो है मानव नेत्र वाला क्लास आप लोग देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि मानव नेत्र कैसा होता है जी, उसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है यार, फटाफट जाओ और फिजिक्स का जो है वन शॉट देखना शुरू कर दो मेरे चैनल से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में हर चीज को बताया जा रहा है। और अगर आप वहां पे नहीं पढ़ाई करते हैं तो फिर क्या ही पढ़ रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, जाना क्या। तो प्रकाश की किरण को जो मोड़ता है ना, जाना क्या, उसे हम लोग जो है लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है, जाना क्या। प्रकाश की किरण को मोड़ने की जिसमें क्षमता होती है वो क्या होता है जी, लेंस की क्षमता होता है। समंजन क्षमता तो आंखों में होता है, लेंस में नहीं होता है, जाना क्या। और क्षमता का व्युत्क्रम कौन सी होता है जी, हटाओ इसको, व्युत्क्रम तो हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं, जाना क्या, ठीक है। फोकस दूरी का भले व्युत्क्रम पढ़े, लेकिन लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम तो कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जाना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, क्योंकि लेंस को मोड़ने की क्षमता का होगा जी, आप जो है लेंस की क्षमता का लगेगा। अच्छा, लेंस की क्षमता का एक और डिफिनेशन होता है। अगर कोई विद्यार्थी जो है लेंस की क्षमता का जो है डिफिनेशन एक और जो होता है उसको कमेंट कर दिया तो उसको 1 रुपए का वापस इनाम, यानी कि 3 रुपए अभी तक जो है आपको इनाम देने का जो है मौका है, क्या, ठीक है। 3 रुपए आप जो है अभी तक जीत सकते हैं और आगे भी आप लोग जीतेंगे। बस आप लोग जो है कमेंट करने का प्रयास करें, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जो है कमेंट कर पाता है। नहीं कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 में जो है हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। अगर व्यास के अनुदिश आपतित हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ही यहाँ पे आपतित होगा जी, यहाँ पे अपवर्तन होगा। अगर व्यास के अलावा दूसरा कहीं जगह से जो है अपवर्तित होती, ठीक है ना क्या, तो यहाँ पे क्या होती जी, यहाँ पे जो है 2 बार भी उसका अपवर्तन हो सकता था। तो 17 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी मारिए, क्योंकि व्यास के अनुदिश कह रहा है तो यहाँ पे फिक्स होता है, एक बार ही क्या होगा जी, यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो 17 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग डी टिक आउट कर लीजिएगा। 18 में देखिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। अगर बात करता है लेंस का, ठीक है, तो लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है जी, 2 होता है। लेंस में जो है फोकस दूरी कितना होता है, तो 2 गो होता है। लेंस में जो है वक्रता त्रिज्या कितना होता है जी, जानक है, तो 2 गो होता है। लेंस में जो है वक्रता केंद्र कितना होता है, 2 गो होता है। तो आपसे हम पूछना चाहता है कि लेंस में प्रधान अक्ष को गो होता है, जरा सा कमेंट कीजिए और 1 रुपया आप लोग जो है जीतने का प्रयास करें। आप लोग जो है 1 रुपया जीतने का प्रयास करें, जरा सा कमेंट करके बताएं कि लेंस में प्रधान अक्ष को गो होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको वन शॉट जो है वीडियो देखना पड़ेगा, जरा सा बताने का प्रयास करें और 1 रुपया जीतने का प्रयास करें। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब समतल दर्पण ध्यान रखिए, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता समझने का प्रयास करते हैं। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना जी, वो हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है,
है, ठीक है। और सीधा के साथ साथ जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़का वस्तु होगा उतना ही बड़का जो है प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु होगा समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर का होगा जी प्रतिबिंब भी बनेगा। ध्यान रखिए, तो सीधा होगा, बराबर होगा, और साथ में रखिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी कि जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो समतल दर्पण हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब तो बिल्कुल भी नहीं बनाता है। 19 का जो है आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे चलने का प्रयास करते हैं 20 नंबर सवाल में। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है जी, तो बहुत ही छोटा सा चीज है जिसको बहुत ही बड़ा करके दिखाना है, ठीक है। तो ये जो है सूक्ष्मदर्शी का काम होता है। अब देखिए ये जूम करके दिखाने वाला काम जो है कौन करता है, यानी कि कौन ऐसा दर्पण है। देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का बात करते हैं, इसमें जो है दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, क्या दर्पण का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा कौन सा लेंस है, ऐसा कौन सा लेंस है जो कहने का करता है प्रतिबिंब जो है बड़ा करके बनाता है, सीधा बनाता है। तो आप लोग कहेंगे सर जी वो तो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है, जो कि जो वस्तु को रखते हैं जी फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि जूम करने वाला जो काम करता है वो कौन सा लेंस करता है जी, उत्तल लेंस करता है। और यही कारण है कि सूक्ष्मदर्शी में हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं जी, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप से यहां पे एक सवाल पूछना है 1 रुपया का, ठीक है। तो बबुआ अगर एक टकिया जीते का हवे ना तो जरूर कमेंट करके बताइए कैमरे में जो है कौन सा टाइप का लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। क्या उसमें अवतल लेंस होता है या फिर जो है उत्तल लेंस होता है, जरा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दो चीज तो हमने आपको बताया। हम लोग के आंखों में जो लेंस होता है, नेत्र लेंस जिसको बोलते हैं, वो भी उत्तल होता है। सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग होता है ध्यान रखिए वो भी उत्तल लेंस होता है, लेकिन कैमरा में जो प्रयोग होता है वो कौन सा लेंस होता है ये आपको कमेंट करना है, ये हम अभी तो बताने वाले नहीं हैं, ठीक है ना क्या। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ठीक है, लास्ट तक देखते हैं तो आपको इसका आंसर जो है पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है पता चल जाएगा, आपको जो है बता देंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं 21 नंबर सवाल। करा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण है और इसमें आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, काल्पनिक 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 वाला एक कंडीशन होता है, कहा जी फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग कहां रखते हैं वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, और यहीं पर जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो कहां रखेंगे जी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे 22 नंबर सवाल को। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो यहां पे बात अगर दर्पण का कहा है और यहाँ पे फोकस दूरी को निगेटिव कहा है, यानी कि जरूर जो है ध्रुव से बाएं तरफ जो है उसका फोकस बनता होगा, और ध्रुव से बाएं तरफ जो फोकस होता है वो अवतल दर्पण का ही तो होता है। याद तो कर लो बचवा, अवतल दर्पण का ही तो होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी का होगा जी ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिए। इसका जो है छोटका एफ का होगा जी यहाँ पे जो है निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी का होगा जी यहाँ पे ध्यान रखिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ध्रुव के दाहिने तरफ बनता है, ठीक है। दाहिने तरफ की सभी दूरियां का होगा जी धनात्मक होगी, बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, चिन्ह परिपाटी यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा। अच्छा हम आपसे यहाँ पे जो है समतल दर्पण का जो है आपसे फोकस दूरी पूछना चाहता है कि समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है और फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो है फोकस कहाँ होता है, जाना क्या, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है 1 रुपया जीत सकते हैं अगर आपको जो है पता है तो, ठीक है, जाना क्या। नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ईमानदारी बरतिएगा। अगर आपको जो है नहीं पता था, ठीक है, और मेरे बताने के बाद कमेंट कर रहे हैं तो बबुआ आप गलत करेंगे। 1 रुपया मेरे से जीतने का प्रयास ना करें, ठीक है, ईमानदारी बरतें। तो हमें आप बता रहे हैं समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत पर होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। समतल दर्पण का फोकस कहां होता है जी, अनंत पर होता है, ध्यान रखिए। और फोकस दूरी भी अनंत होती है, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस कहां होती है जी, यहाँ पे अनंत पर होती है, और फोकस दूरी भी कहां होती है जी, अनंत पर होता है। अगर ये बात पहले से पता है तो आ जाओ बबुआ, मेरा मोबाइल नंबर तो आपको बता ही दिए, ठीक है। उस नंबर पर क्या करो जी, बताओ, ठीक है, और क्या करो जी यहाँ पे जो है ले लो 1 रुपया, क्या दिक्कत है।
देखते हैं 23 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अब आपको हमने समझाया था जान क्या कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं जी? अभिसारी लेंस कहते हैं जान क्या, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अपसारी लेंस कौन सा होगा जी? अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग कितना टिक आउट करेंगे जी? ऑप्शन यहाँ पे ए हम लोग टिक आउट कर लेंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ गए? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग जो है समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 24 नंबर सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज यहाँ पे जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज है। कौन सा किरण पुंज है जी? अभिसारी किरण पुंज है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब पहली बार सवाल इसको पढ़ेंगे ना क्या, तो देखिए 2023 का सवाल है और 2023 में हो चाहे 2024 में सवाल हो, जाना बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल पूछा है बउआ। यानी कि अब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना बदल चुका है बिहार बोर्ड का, ठीक है। पता नहीं कौन सा ही जो है क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति आया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं कि विद्यार्थी कान में से जो है खून तो नहीं निकलेगा लेकिन नाक में से जरूर खून निकल जाएगा, ठीक है। आंख से देखता है लेकिन नाक से खून निकलेगा। तो इस सब सवाल जो है ना बहुत ही शानदार सा सवाल है। अब इस सवाल को अगर नहीं समझोगे ना तो कंफ्यूजन में रहोगे। जरा समझने का प्रयास करो। अगर जो है कोई दर्पण यहाँ पे है, ठीक है, पहली बार जब इस सवाल को पढ़ेंगे और कहेंगे आप अभिसारी किरण पुंज अगर आ रहा है तो आप कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा जो है अज्यूम करेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज है एक बिंदु पर क्या होती है जी? मिलती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब यहां से होगा जी कि अब यहाँ पे जो है जी अभिसारी किरण पुंज यहाँ पे अगर आएगी, ठीक है, तो ई जो है आपका परिवर्तन होने के बाद जो है हाई वाला जो किरण दानक है, ई वाला जो किरण है इधर जाएगा, ठीक है। हाई वाला जो किरण है क्या होगा जी? इधर जाएगा दानक है। और ई वाला जो किरण है क्या चीज? इधर जाएगा। तो इस तरह से क्या चीज? हाई वाला जो किरण है ए भी जो है इधर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं जब परिवर्तन होता है क्या हो रहा है जी? सभी दिशाओं में जो यहाँ पे फैल जा रहा है। सभी दिशाओं में कर रहा है क्या चीज जी? यहाँ पे जो एक बिंदु से जो है फैलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, यानी कि अपसरित हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और आप जो है अगर ऐसा सोचते हैं तो आप जो है अपसारी जो है आप किरण पुंज मार के चले आएंगे, लेकिन बबुआ हो जाएगा यहीं पे गलती, ठीक है। सवाल जो पूछा है ना जी, सवाल जो पूछा है क्या, ठीक है, उसके पूछने का जो इंटेंशन है कुछ अलग टाइप का है। उसके पूछने का मतलब बस यही है कि अपसारी अभिसारी जो है किरण पुंज तो आता है लेकिन एक बिंदु पर यहाँ पे कहीं पे मिलता नहीं है। इस बात को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कुछ ऐसा कि इधर से जो है प्रकाश किरण एगो आ रहा है, ठीक है, फिर एगो इधर से जो है प्रकाश किरण पुंज जो है आ रहा है, ठीक है ना क्या। और ऐसा जूम करते हैं कि आगे जाके क्या होगा जी? ये मिलेगा, ठीक है ना क्या। यानी कि ये जो है अभिसारी किरण पुंज है क्योंकि आगे जाके एक बिंदु पर मिलने वाला है। अब देखिए यहां से जब यहाँ पे होगा जी प्रकाश का परिवर्तन तो ये जो है इधर जाएगा, ठीक है। और जब इस किरण की आपतित किरण का जो है प्रकाश का परिवर्तन होगा तो क्या होगा जी? इधर जाएगा दाना, ठीक है। अब आप यहां से देख रहे हैं कि हाई दोनों किरण पुंज परिवर्तन के बाद क्या होगा जी? एक बिंदु पर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और एक बिंदु पर जब मिल रहा है ना जी तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का यहाँ पे सही आंसर जो है बिहार बोर्ड जो मानता है वो अभिसारी किरण पुंज मानता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अपसारी आप लोग गलती से भी मत टिक आउट कीजिएगा। अभिसारी अगर किरण पुंज आ रहा है तो इसका आंसर जो है अभिसारी में ही होगा क्योंकि जब परिवर्तित जब होगा ना जी तो भी अभिसारी किरण पुंज ही बनेगा क्योंकि एक बिंदु पर क्या होगा जी? वापस से इकट्ठा हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 24 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी है और ये बहुत ही प्यारा सा झकास सा गोलू मोलू सा एकदम झक्कास सर के जैसा जो है सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 25 नंबर सवाल पे वापस से आते हैं। देखिए यहाँ पे किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। अब आपको हमने समतल दर्पण में बताया कैसे जी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है जी? सीधा बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है जी? आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए। अगर सीधा है तो ध्यान रखिए आवर्धन का होगा जी ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि सीधा होने पर जो है आवर्धन प्लस में होता है, ठीक है। अगर वस्तु के बराबर है ध्यान रखिए तो आवर्धन का मान क्या होगा जी? 1 के बराबर होगा क्योंकि आपको हमने समझाया था, क्या समझाया था जी? अगर जो है आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? छोटा बनेगा। अगर आवर्धन का मान जो है 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब जो है बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? बराबर बनेगा, ध्यान रखिए, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का होगा जी? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तीन गो चीज को आप लोग ध्यान रखिए। एक पर आपको याद रखना है, अगर 1 के बराबर हुआ तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा यानी कि बिंब के बराबर होगा। 1 से छोटा अगर आवर्धन का मान हुआ तो यानी कि वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बना है। अगर 1 से बड़ा यहाँ पे मान हुआ आवर्धन का तो
वस्तु से जो है बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये 3 गो बात को याद रखिए। तो देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इसका आवर्धन तो 1 होगा, है शून्य तो नहीं होगा। ठीक है, सीधा बनाता है यानी क्या चीज, इसका आवर्धन जो है प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, आपको शुरुआत में ही बताए थे। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। तो सारे कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, कारण के साथ अगर आप लोग सीखिएगा ना जी तो सवाल बनाना आसान होगा। डायरेक्ट विद्यार्थी जब रटने लगता है ना जी तो वहीं पे दिक्कत होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। ठीक है, और परीक्षा आते तक तो क्या होता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख करके याद करें, वरना जो है सारा का सारा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप जो है ज्यादा दिन तक ले याद नहीं रख पाएंगे। तो एक टीचर का जो है आपके साथ होना जरूरी है, और वो जो है साथ निभाते हैं हम आप लोगों के लिए ध्यान रखें। ठीक है, और ऐसे ही अगर जो है आपको गणित में भी सहयोग चाहिए और आप चाहते हैं कि गणित जो है एकदम शानदार तरीके से पढ़ें, तो मेरे जो है मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैथ को जो है पूरा का पूरा खंगाल दिए हैं। जैसे आप लोगों को बौधायन पढ़ में जो है कोई भी नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमने पढ़ाया है। ठीक है जाना क्या, हमने पढ़ाया है जाना क्या। ठीक है, आप जो है मैथ किंग बैच को ज्वाइन करें, बौधायन पढ़ में भी आपको मिलेगा ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो कि बाकी टीचर लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप इवन जो है नाम तक नहीं सुनते हैं, वैसे वैसे प्रमेय को भी हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सारे के सारे प्रमेय दिए हुए हैं। और अभी तक वैसे प्रमेय अगर नहीं पूछे गए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों से जो है वो प्रमेय हो सकता है कि आने वाले समय में पूछा जाए, और ये बाड़ी आपका भी हो सकता है। तो यार किसी चीज को इग्नोर ना करें, मैथ को सही ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर आज नहीं पढ़ोगे सही से तो फिर आगे हो सकता है दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है केवल 10वां क्लास में मार्क्स लाने से नहीं निकलती, आपको जो है सरकारी नौकरी की तैयारी अलग से करनी पड़ती है। अगर यह चैप्टर आता है सरकारी नौकरी में तो आपको जो है इस चैप्टर में पूरा का पूरा महारत हासिल होना चाहिए, ताकि वहां पर भी चीजों को समझ पाए। ठीक है, नहीं तो देखते हैं कि 10वां क्लास में खूब विद्यार्थी तेज रहता है, जैसे ही कंपटीशन का तैयारी करने लगता है वैसे ही जो एकदम पूरा का पूरा भोदर हो जाता है। तो वैसा आपको नहीं बनना है, तो मैथ किंग बैच को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आइए। देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी यानी कि जो है काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आपको पता है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। दर्पण भी एक कंडीशन ध्यान रखे, जहां पे जो है ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि तीनों ही दर्पण से जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है प्राप्त हो सकता है ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज, तीनों ही दर्पण को मानेंगे टिक आउट, यानी कि जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा 27 नंबर जो सवाल है, ये सवाल वैसे जो है पूछना चाहता है दूसरे चैप्टर में, लेकिन चलो पूछ दिया पहला चैप्टर में ही तो पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश जो है नीला रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि जो है प्रकाश का प्रकिरण जो है, नीले रंग का प्रकाश का प्रकिरण जो है आंखों को ज्यादा दिखाई देते हैं आसमान में ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके कारण से होते हैं। अब इसका जो है पूरा का पूरा मैंने क्या चीज डिटेल डिस्कशन जो है आपको सब्जेक्टिव वाले क्लास में मिल जाएंगे, तो कृपया करके प्लेलिस्ट से जाकर के फिजिक्स के 1 शॉट वाले क्लास जो है देखना शुरू कर दें, कि जहां पे जो है डिटेल में सारी चीजों को बताए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जा करके पढ़ाई करें, प्लेलिस्ट को इग्नोर ना करें, प्लेलिस्ट को, इस बात का ध्यान रखिए। 28 में देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण का होती है जी मुड़ जाती है। तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा जी, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। विरल से अगर सघन में जाए, विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है एक पत्थर वाले एग्जांपल समझाया था आपको कैसे जी 1 शॉट वीडियो में। अगर आप लोग को चीजें याद हो है, यानी कि याद अगर है तो आप लोग क्या करेंगे जी, नहीं देखेंगे, लेकिन अगर याद नहीं है ना जी तो जाकर के 1 शॉट जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, जहां से आप जो है इस कंसेप्ट को भूल ही नहीं सकते कि जब विरल से जो है सघन में जाएगा ना जी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। सुतलियो रात में कोई आपसे पूछेगा तो आप जो है बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट के साथ वहां पे बताए हुए थे, इस बात को ध्यान रखिए। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अगर जो है अभिलंब से दूर जाता है, इसका मतलब प्रकाश किरण का होगा जी सघन से विरल में जा रहा है, ध्यान रखिए। सघन से अगर विरल में जाए, ध्यान रखिए, सघन से अगर विरल में जाए तो वैसे स्थिति में जो है अभिलंब से दूर किरण भागेगा। और इस सवाल को देखिए 2023 में पूछा, 2024 में भी सवाल पूछा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। तो कृपया करके आप जो है इसे इग्नोर न करें, इसको जो है माने कि आराम से जो है बनाने का प्रयास करें। 28 के बाद यहाँ पे चलते हैं 29 नंबर सवाल पे। ठीक है, 28 नंबर तो हो गया ना अभिलंब की ओर। अब देखिए 29वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हुई। अब देखिए लेंस का फोकस दूरी धनात्मक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है दाहिने तरफ होता है, यानी कि जो है इसका फोकस दूरी का होगा जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहीं अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो बाएं तरफ होता है, तो ये जो है निगेटिव होगा। देखिए हाई जो है उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस का ध्यान रखिए, प्रधानक से समांतर जब प्रकाश किरण लाते हैं तो ये प्रधानक उसको जो है क्या चीज लेंस के दूसरे तरफ काटता है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका फोकस होता है, यानी कि फोकस दूरी
क्या होगा जी, यहाँ पे जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको फोकसांतर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दाहिने तरफ हुआ, प्रकाशीय केंद्र से दाहिने तरफ हुआ, तो इसका जो है फोकस दूरी का होगा जी धनात्मक होगा। वही अवतल लेंस का अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी का होता है जी, तो देखिए ये प्रकाश के किरणों को फैलाता है। ठीक है, प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। प्रकाश के किरणों का करता है जी फैलाता है, लेकिन ऐसा लगता है जी कि ई किसी एक बिंदु से आ रहा है। ठीक है क्या, तो इसका फोकस क्या होता है जी, यहाँ पे जो है बाएं तरफ होता है, यानी कि फोकस दूरी जो है इसका ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा दादा क्या, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है क्या, उत्तल लेंस का फोकस वो वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है जी, वास्तविक होता है। वही अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है जी, आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। जाना क्या, ठीक है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहां से जो है प्रकाश का किरण निकल रहा है, जबकि प्रकाश के किरणों को पूरा का पूरा फैला देता है। ठीक है क्या, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो इन तीनों जो है बातों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा नंबर देखते हैं, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, चिन्ह का अगर निर्देशांक परिपाटी है, चिन्ह का अगर निर्देशांक परिपाटी है तो उसका धनात्मक फोकस दूरी माने कि होगा। जाना, ठीक है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है जी, उत्तल लेंस की होती है। इस बात को आप लोग को हमने अभी समझाया था। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे जो है ऋणात्मक होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आगे सवाल को पूछने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर ध्यान रखिए, लेकिन 31 नंबर सवाल को जो है पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लोग से यहाँ पे जो है कुछ कहने वाले हैं। क्या कहने वाले जी, देखिए आपने वादा किया था कि सर, ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो आप जो है अब यहां से कमेंट करके फिर आप ही जो बताइए, जो वहां पे आपने कमेंट किया था, वादा किया था, वही व्यक्ति जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि सर हम वीडियो को कैसे जी अभी तक देख रहे हैं, ऐसे लिखिएगा, सर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। अगर आप जो है ऐसा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने जो है वादा किया था। क्या, ठीक है, अच्छा देख रहे हैं, देख रहे हैं, आपने जो वादा किया था, जाना क्या, ठीक है, वो वादा पे जो है आप उतरे हैं, नहीं तो बहुत सारा विद्यार्थी जो है भाग गया रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को कमेंट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पिएंगे, और पानी की पीने के बाद जो है 31 नंबर से लेकर के जो है 60 नंबर तक के सवाल को बताने वाले हैं। तो जाना कहीं नहीं है, हम बस पानी पी रहे हैं, पानी पी के फिर से पढ़ाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो यहां पे आप लोग जो है कमेंट कर लिए। अब कमेंट कर लेते 31 सवाल पे हम लोग आते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में रखिए, सभी दूरियां कहां से मापेंगे जी, तो ध्रुव से मापेंगे। लेकिन दर्पण में अगर जो है लेंस में कह देता रखिए, तो प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। कहां से मापेंगे जी, प्रकाशीय केंद्र से हम लोग मापेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे मापेंगे जी, प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं। 31 के बाद हम लोग जो है 32 नंबर सवाल पे, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए, सघन से विरल में जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर सघन से विरल में जाएगा कोई प्रकाश का किरण, जाना क्या, ठीक है, कोई भी प्रकाश का किरण अगर जो है सघन से विरल में जाएगा, ठीक है, जाना क्या, तो ये अभिलंब से जो है दूर भागेगा। ठीक है, ये जाना जाता था इधर, लेकिन जाना क्या चीज, यहां से अभिलंब से जो है दूर भागेगा, क्योंकि विरल में जा रहा है। ये बात को आपको समझाए थे। तो देखिए, अभिलंब और का चीज, यहाँ पे आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण आपका होता है। ठीक है, और देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो देखिए आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बताइए, यहाँ पे आई जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण आर होगा, इसमें बड़ा कोण कौन होगा। अगर यहाँ पे जो है अपवर्तित किरण जो है दूर भाग रहा है, अभिलंब से अगर दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे जो है बड़ा कोण कौन होगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे क्या चीज, जो आर कोण होगा, यानी कि अपवर्तन जो कोण है वो क्या चीज, यहाँ पे आपतन कोण से बड़ा है। ठीक है, बस यही तो आपको आंसर में जो है टिक आउट करना है, काम खत्म है। ठीक है, तो आपको वो वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इस चीज को जो है काशी जी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 33 नंबर जो सवाल है ना, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। ठीक है, जो कि 2012 में पूछा, 2017 पूछा, और भी बहुत बार जो है पूछा, जो इसको मेंशन नहीं किया जाना। ठीक है, इस सवाल को भी आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए लेंस जो होता है पारदर्शी होता है,
लेंस का होता है जी पारदर्शी होता है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि लेंस में ऐसे पदार्थ का यूज करेंगे जो कि पारदर्शी होगा। तो यहां पे देखने का प्रयास करें, आपको जो है जल पारदर्शी होता है यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं, कांच का जो है पारदर्शी होता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक भी पारदर्शी देखने को मिलता है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है पारदर्शी नहीं होता है यानी कि इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। तो पारदर्शी और अपारदर्शी के माध्यम से आप लोग याद रखें। हो सकता है कि ऑप्शन चेंज कर दे और आप जो है वहां पे तरेंगन गिरने लगे, क्योंकि आपने तो मिट्टी याद करके गया था। ठीक है, अब वहां पे ऑप्शन बदल दिया। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ के रूप में जो दूसरा कोई पदार्थ ला दिया, अब वहां पे तो तरेंगन गिरने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना, अपारदर्शी के रूप में अपारदर्शी के रूप में याद रखना है कि पारदर्शी पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं और अपारदर्शी पदार्थ का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 34वां सवाल को देखिए, एक उत्तल लेंस यहाँ पे बोल रहा है, तो उत्तल लेंस ध्यान रखिए। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है जी, फोकस ध्यान रखिए। तो आपको हमने बताया कि पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका फोकस जो है दाहिने तरफ होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव वाला यहाँ पे आंसर छाटिए क्योंकि फोकस के बारे में आप बात करें, लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ पे निगेटिव में तो होगा ही नहीं, इसको छाटिए क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात पता है। अब देखिए यहाँ पे क्षमता दिया है एक डायऑप्टर, और एक डायऑप्टर जो क्षमता होता है आपको पता है कि फोकस दूरी किसका होता है जी, एक डायऑप्टर जो है क्षमता का फोकस दूरी होता है 1 मीटर का। अगर 1 मीटर जो है किसी लेंस की माने कि फोकस दूरी है तो उसका क्षमता क्या होगा जी, 1 डायऑप्टर होगा। ये बात आपको हमने पढ़ाया था डिफिनेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे फोकस कितना आएगा जी, 1 मीटर का आएगा, और 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस में आपका जो है 100 सेंटीमीटर होने वाला है। ऑप्शन जो है सी आपको टिक आउट करना है, काम खत्म। अब देखिए 35 नंबर सवाल को यहां पे देखने का प्रयास कीजिए, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। तो आपको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अगर जो है आप फोकस के दुगुने दूरी पर रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस के दुगुने दूरी पर ही बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और साथ में कची जी आपका जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस सब विशेषता को आपको हमने समझाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी होगा। इसको जो है देखिए उत्तल लेंस जैसे यहाँ पे है, ध्यान रखिए उत्तल लेंस में ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है, हाई वाला जो है यहाँ पे फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे जो कची जी फोकस का दुगुना दूरी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अनंत होगा। तो हमने बताया था कि 6 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन आपका यहाँ पे होता है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे, तीसरा कंडीशन यहाँ पे, चौथा कंडीशन यहाँ पे, पांचवा कंडीशन यहाँ पे, छठा कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो चौथा कंडीशन है, 2f वाला जो कंडीशन है, जहां पे जो है वस्तु को हम फोकस के दुगुने दूरी पर रख रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है जी, देखिए इधर भी एगो फोकस होता है और इधर जो है फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है, और इधर भी एगो अनंत होता है। ठीक है, देखिए तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्या चीज समझना है जी, कि यहाँ पे जो है इस कंडीशन का यानी कि जो चौथा नंबर जो कंडीशन है, इसका प्रतिबिंब कहां बनता है जी, 2f पर ही बनता है, और इस कंडीशन में जो है वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और साथ ही साथ रखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीनों बातों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है जी, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, तीन को बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहां बनेगा जी, फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर अगर वस्तु को रखेंगे तब, और इसी पर बनेगा दाना का। ठीक है, अब 35 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर देखने का प्रयास करेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है, दाना फोकस दूरी किसमें जी, माइनस में। अब देखने का प्रयास करें, अगर लेंस का बात करते हैं तो इसका लेंस में जो है फोकस माइनस में अगर है तो फोकस बाएं तरफ होगा। अब बाएं तरफ फोकस किसका होता है जी, अवतल लेंस का होता है, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है गोलीय दर्पण का भी बात कर रहा है, तो दर्पण का जो है फोकस अगर माइनस में है, ध्यान रखिए, तो इसका मतलब उसका फोकस भी बाएं तरफ होगा, और बाएं तरफ फोकस किसका होता है जी, अवतल दर्पण का ही होता है। किसका होता है जी, अवतल दर्पण का ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर -15 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है तो दोनों का दोनों का होगा जी, यहाँ पे अवतल होगा। आपको हम चित्र से ही बनाते रखे। ठीक है, यहाँ पे जो है अवतल दर्पण बनाए हैं, कौन सा दर्पण बनाया जी, अवतल दर्पण, और इसका फोकस जो है आपको पता होगा इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। वहीं देखिए यहाँ पे अवतल लेंस अगर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी, अवतल लेंस बनाते हैं, तो आपको पता है कि फोकस इसका कहाँ होता है जी, यहाँ पे इधर होता है। ठीक है, क्योंकि जो है प्रकाश से किरणों को जो है ऐसे फैला देता है और लगता है कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा जी, फोकस इसका जो है बाएं तरफ होता है, तो दोनों का यहाँ पे फोकस जो है बाएं तरफ होगा, इसीलिए जो है दोनों का दोनों यहाँ पे क्या होगा जी, अवतल होगा। और इस सब कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से वन शॉट वाले वीडियो में समझाया है। कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करें। जब तक वो सारी चीजें याद नहीं होंगी तब तक जो है ये सब ऑब्जेक्टिव आपका जो है क्लियर होने वाला नहीं है। अब देखिए 37 और 38 नंबर जो सवाल है ना जी, उसको लपक लीजिए और मैंने कमेंट में आप लोग कीजिए, कैसे जी कीजिएगा जी, लपक लिए।
आपको जो है कमेंट में लिखना है लपक लिए। अगर आप जो है इस चीज को कमेंट में लिखते हैं, इसका मतलब जो है आप 37 और 38 नंबर सवाल को देख रहे हैं। अगर नहीं लिखता है कोई व्यक्ति तो व्यूज तो गया है, लेकिन कोई विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन को देखा नहीं है। लपक लिए मतलब क्या जी, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। प्रकाश का अपवर्तन को नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन को नियम है जी, तो यहाँ पे जो है 2 नियम है। देखिए सवाल कितना बार पूछा है, 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, 15 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, लगातार पूछते आ रहा है। अब अगर इस सवाल को भी कोई विद्यार्थी जो है इग्नोर करता है ना जी, तो फिर क्या ही कहेंगे हम। ठीक है, इस सवाल को तो याद कर लो यार कि 2 को नियम होता है। अगर कोई विद्यार्थी 1 रुपया जीतना चाहता है तो दोनों के दोनों नियमों को जो है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अपवर्तन का भी दोनों नियम लिखिए और परावर्तन का भी दोनों नियम लिखिए। अगर कोई विद्यार्थी जो है कमेंट करता है दोनों के दोनों नियम को, तो उसको 1 रुपया जो है हम अपने तरफ से देंगे। तो यानी कि अभी तक जो है 5-6 रुपया जो आपको जितवा दिए दानक है, और ऐसे ही जीतते रहना था। मेरे बाकी के वीडियो को भी देखते रहिए दानक है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 39 नंबर। सरल सूक्ष्म से किसका उपयोग होता है? अरे यार बता चुके हैं, उत्तल लेंस। अब इसको दोबारा से बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, जूम करता है। दर्पण का तो उपयोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो है इसके जो है दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है दानक है। ठीक है, और लेकिन जो है दर्पण का जो है दर्पण जो है पारदर्शी नहीं होता है, यानी कि आर पर हम लोग नहीं देख सकते दानक है। ठीक है, इससे सूक्ष्मदर्शी के रूप में जो है दर्पण का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, केवल लेंस का प्रयोग करते हैं। और लेंस में भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है ये जूम करता है, प्रतिबिंब का करता है जी, बड़का करके जो है दिखाता है। इसलिए जो है यहाँ पे 39 का ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट करेंगे। अब देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो आपको पता है यार, साइन आई बटा साइन आर। इसी को तो हम लोग जो है म्यू बोले थे, और यही तो स्नेल का नियम था, भूल गए? स्नेल का नियम तो इसी को ना कहते हैं जी, स्नेल का नियम इसी को तो कहते हैं, और यही तो म्यू होता है, और यही तो अपवर्तनांक का डिफिनीशन था। आपको हमने समझाया था ना, यही अपवर्तनांक का जो है मेन डिफिनीशन है। आज के डेट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना डिफिनीशन, वो यही वाला डिफिनीशन है कि आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। बात समझा जी? और उस नियतांक को हम लोग म्यू या फिर न्यू से सूचित करते हैं। इस चीज को आपको हमने पढ़ाया था वन शॉट में। देखिएगा, देखिए 15 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा, यानी कि सवाल जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट है। याद कर लो बब्बा। देखो यहाँ पे देखो 41 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस ध्यान रखेगा होता है जी, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है। अब उत्तल लेंस ध्यान रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि जो है ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा। किनारों की अपेक्षा क्या चाहिए? बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगेगा। बीच में क्या होगा जी? यहाँ पे मोटा होगा, किनारा पर जो है पतला होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। अब देखिए 42 नंबर जो सवाल है ना जी, ये भी बिहार बोर्ड का एकदम यानी क्या जी फेवरेट रसूल्ला वाला सवाल है। ध्यान रखिए, ठीक है, बिहार बोर्ड की इसको जो है गर्लफ्रेंड आप लोग मान सकते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कर सकते हैं जी? बिहार बोर्ड की गर्लफ्रेंड मान लीजिए, क्योंकि देखिए सवाल को जो है 13 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। देखिए 21 में जो है फर्स्ट वाले सेकंड वाले दोनों में पूछ दिया था ना, वो भी मेन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। यहाँ पे देखिए लेंस का पूछ रहा है आवर्धन। ठीक है, तो लेंस का आवर्धन ध्यान रखिए V बटा U होता है। लेंस का आवर्धन क्या होता है जी? V बटा U होता है प्लस में। अगर वही ध्यान रखिए दर्पण में आवर्धन पूछ देता, ध्यान रखिए दर्पण में, अगर दर्पण में आवर्धन का मान पूछता तो इसको जो हम लोग बताते क्या चीज? माइनस में V बटा U हम लोग बताते। अगर दर्पण में पूछता तो माइनस में V बटा U, अगर लेंस में पूछा तो प्लस में V बटा U आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोनों चीजों को आप लोग याद रखें, क्योंकि इस सवाल को अगर फेवरेट बनाया है यानी कि अपना गर्लफ्रेंड बनाया है, तो जो ये इसका ब्रेकअप होगा ना जी, तो ये हाई वाला सवाल जो है आपसे पूछ देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए ब्रेकअप कभी भी हो सकता है, आप लोग इस सवाल को याद रखेंगे। देखिए 43 नंबर सवाल को, गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अरे यार कितना बार बताएंगे? R बराबर 2F होता है। इस चीज को तो याद कर लो, 2 को सूत्र होता है। R बराबर क्या चीज? 2F। पहले ही क्वेश्चन बताए थे। या फिर जो है F बराबर जो है R/2, यही ना 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 को सूत्र होता है जी। आप जो है दोनों सूत्र को याद कर जाइए ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रहा है क्या? याद कर लो यार। देखो यहाँ पे 44 नंबर सवाल देखो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के अगर कोण को मैंने पूछा जाना, ठीक है, तो आपको हमने उसी समय बताया था, शायद दूसरा नंबर की तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कि निर्गत कोण ही बोलते हैं। आपतन कोण किसको बोलते हैं जी? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण किसको बोलते हैं जी? तो आपतन कोण, बोले आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। वही अगर अपवर्तन कोण का मान बने की परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे जी? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और ये चारों चीज का डिफिनेशन हमने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से याद करवाया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो निर्गत कोण किसको कहते हैं जी? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहेंगे। 44 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा, शानदार सा, एकदम जानदार सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ पे जो है बिना कुछ किए 45 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और 45 नंबर जो सवाल है ना जी, वाकई में शानदार सवाल है। ठीक है,
कहाँ शानदार दिख रहा है जी? 44 नंबर पे तो अभी है। 45वां सवाल दिखाए कहाँ पे है? यहाँ पे है। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस का फोकस जो है प्लस में होता है कि माइनस में होता है? तो आपको पता है उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका जो है फोकस जो है प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फोकस दूरी इसका जो है प्लस में होगा और हाई जो है माइनस में है। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता क्या होगी जी? 1 डायऑप्टर ही होगी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं जी? 1 मीटर इनवर्स बोल देते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो आप तो डायऑप्टर देगा यानी कि बड़का डी से शुरू करेगा, और नहीं तो जो है मीटर इनवर्स भी दे सकता है, मीटर के पावर -1। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। दोनों का दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन भी होगा, इसको निकालने का जो सूत्र होता है P = होता है 1/f। यहाँ पे f हमेशा मीटर में ही होता है। तो देखिए 1 में f का मान यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे, तो यहाँ पे जो है क्या होगा जी? 1 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। 1 में 1 से भाग दें तो क्या होगा जी? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मीटर का इनवर्स कीजिए या फिर जो है डायरेक्ट डायऑप्टर लगाइए, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, देखिए अवतल दर्पण है और काल्पनिक का बात कर दिया। पहला कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। फोकस और किसके बीच रखेंगे जी? ध्रुव के बीच रखेंगे। सवाल मत पढ़ो ध्रुव यार, इंफिनिटिव का लिख रहे हैं। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण और फोकस के बीच का दिया रखा। तो आपको हमने ये भी बताया था ध्यान रखिए कि ध्रुव जो है दर्पण के पर ही होता है। ध्यान रखिए, दर्पण पर ही ध्रुव होता है। तो आपको हमने बताया था ना जी कि ऑप्शन में जो है दोनों चीजें दे सकता है, ध्रुव और फोकस के बीच भी दे सकता है, या फिर जो है दर्पण और फोकस के बीच में भी आपको दे सकता है। तो पहला कंडीशन अपनाइए और जो है एकदम मौज हो जाइए कि ना जी। तो देखिए आपको हमने 46 नंबर भी सवाल बता दिया बहुत अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू में वादा किया था। अब वादा कर ही लिए हैं तो वादा तो निभाना पड़ेगा। वादा जो किया है उसे तो निभाना पड़ेगा, और निभाना पड़ेगा तो बाबू छोड़ के बीच में थोड़ी ना जाना पड़ेगा, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो 46 नंबर तक बता दिए और 14 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन जो है अब आसान आसान यहां से है, तो आसान आसान क्वेश्चन को जो है 2 से 3 मिनट में हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जरा सा देखने का प्रयास करें, फटाफट हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। देखिए 27 नंबर, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? देखिए कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है लेकिन छोटा बनाता है? अब आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा जो है सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का होगा जी? ये हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन ये बराबर जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, छोटा नहीं बनाता है। और अवतल दर्पण क्या, ये तो सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है, यानी कि सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो हाई वाला जो है ऑप्शन को तो आप लोग टिक आउट नहीं करेंगे। और हाई जो है समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको जो है हम लोग टिक आउट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा आपको देखना है तो ये खाली जो है उत्तल दर्पण में ही मिल सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण में ध्यान रखिए, जिस समय जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जिस समय सीधा प्रतिबिंब बनता है उस समय वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उस समय जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी टाइप का प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन सभी टाइप के प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ ध्यान रखिए, लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि ये अवतल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब जिस समय बनाता है उस समय छोटा नहीं बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि 1 नंबर कंडीशन होता है। और इस चीज की वजह से इस ऑप्शन को भी हम लोग टिक आउट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इस कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो हम लोग इसको भी टिक आउट कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर सवाल को, अवतल दर्पण यहाँ पे है, तो अवतल दर्पण क्या करेंगे जी? यहाँ पे अभिसारी दर्पण को टिक आउट करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण ध्यान रखिएगा ये प्रकाश की किरणें, जितने भी प्रधानक से समांतर प्रकाश की किरणें आती है ना जी, इन सबको जो है एक बिंदु पर जो है इकट्ठा कर देता है, सबको एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा, यानी कि अभिसारी क्रिया दर्शाता है। ध्यान रखिए, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है जी? काल्पनिक और छोटा होता है, आपको हमने बहुत बार बता दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया सकता है? तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण जो है सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है बनाएगा ही बनाएगा। तो ऑप्शन जो है हम लोग को बी टिक आउट करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन को आप लोग को समझा चुके हैं कि समतल दर्पण हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वहीं उत्तल दर्पण का होता है जी? हमेशा ही
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कच्ची सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये दोनों का विशेषता हम बहुत बार बता चुके हैं, अब तो आप लोग याद कर लो, खून खौला लो। अब 10 को सवाल बच गया, इसको देख के जाना, बहुत ही जल्दी जल्दी बताने वाले हैं। निम्नलिखित में किसमें बड़ा, देखिए बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक, काल्पनिक नहीं। देखिए क्या, तो अवतल दर्पण जो है हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस भी क्या करता है जी, यहाँ पे जो है हमेशा काल्पनिक, उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। और समतल दर्पण भी क्या करता है जी, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। तीनों का तीनों यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, तीनों का तीनों, समतल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल लेंस भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, अवतल दर्पण जो है बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता है। देखिए दर्पण में अवतल दर्पण जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, और लेंस में उत्तल लेंस जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को ध्यान रखिए। 52 और देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, काल्पनिक ही होता है, अभी आपको इसमें बताए, ठीक है। तो ये हमेशा जो है आपको जो है ऑप्शन बी टिक आउट करना है। देखिए यो जो है गर्लफ्रेंड वाला सवाल है, ठीक है, बिहार बोर्ड का यो गर्लफ्रेंड है, 3 बार पूछ दिया है। अब समझने का प्रयास करते हैं। 52 के बाद यहाँ पे देखिए 53 नंबर, देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कोनो वस्तु का आवर्धित यानी कि बड़का प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो समतल दर्पण तो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण क्या कर सकता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बना सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बड़ा बना सकता है, ठीक है। तो आवर्धित प्रतिबिंब जो है बनाने का काम कौन करता है जी, अवतल दर्पण करता है। 54 नंबर सवाल देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है जी, सीधा होता है, ठीक है क्या, और जो उल्टा होता है क्या, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उल्टा प्रतिबिंब कौन सा होता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप लोग याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है। तिरछा अवधा जो है आप लोग कहीं पे नहीं पढ़े होंगे, ये बात आपको पता होगा। देखिए किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण होगा जी, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाने जाना जाता है। तो ये वाला जो है आप लोग ऑप्शन जो है टिक आउट कर लीजिएगा। अब ये सब सवाल जो है इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा है क्योंकि जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिए हैं और आपको याद हुए होंगे। अब देखिए 56 और सवाल को, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो कौन सा दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होगा, ठीक है क्या, तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी का होता है जी, ऋणात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी का होता है जी, यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दाहिने तरफ होता है, इसका मतलब जो है ये जो है धनात्मक होगा, ठीक है। तो आप लोग करेंगे जी 56 का जो है ऑप्शन हम लोग जो है बी टिक आउट कर लेंगे, तो 56 का यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए 57 नंबर सवाल को देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी, तो ध्रुव और फोकस के बीच को हम लोग जो है दूरी को क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन देखने जाएंगे तो इसमें जो है फोकस दूरी कहीं पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो फोकस दूरी का दूसरा का नाम जो होता है वो होता है फोकसांतर, इसलिए आप जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। फोकस दूरी अगर ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग फोकसांतर जो है टिक आउट कीजिएगा, ध्यान रखें। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 58 सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, वक्रता त्रिज्या आर और एफ में क्या संबंध है, तो आपको पता है कि एफ जो होता है वो आर का आधा होता है या फिर जो आर होता है वो जो है एफ का दुगुना होता है, ठीक है। आपको ये दो ही सूत्र हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें जो है पहला सूत्र आपको जो क्या चाहिए, एफ बराबर आर बटा 2 है, जो स्लैश दिया ना जी बट्टा में ही है, ठीक है। तो एफ बराबर आर बटा 2 यहाँ पे जो है सबसे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये देखिए गर्लफ्रेंड वाला सवाल यहाँ पे भी है, ठीक है। 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है, ये जो है लगातार 5 बार यहाँ पे देखिए पूछने का प्रयास किया है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। तो हजामत बनाने के लिए ध्यान रखिए, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं जी, क्योंकि ये जो है जब हम लोग इस अपना चेहरा क्या करते हैं जी, इस दर्पण और जो है इसके फोकस के बीच में रखते हैं, तो हम लोग का मुंह का जो है बड़का बड़का भंडोला प्रतिबिंब बना के दिखाता है। इसे मान चले कि आप जो है अकलुआ है, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब बनेगा, आपका जो है मुड़ी ऐसा है, ठीक है। जब आपके सामने जो है अवतल दर्पण रखेंगे ना जी, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो जो है आपका मुड़िया का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनाएगा, ठीक है, इतना बड़का जो है आपका प्रतिबिंब बना देगा, तो जिससे आपका जो दाढ़ी उड़ी होगा ना जी वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे, क्लियर क्लियर की जो है कहीं छूटल उटल तो नहीं ना है जी, ठीक है। तो आप जो क्या करेंगे जी, यहाँ पे अवतल दर्पण का जो है उपयोग करेंगे ताकि जो है आप जो है सहूलियत से क्या करें जी, हजामत बनवा सके, ठीक है। अब हजामत कैसा बनेगा
बनेगा वो तो जो है आपके बार्बर पर निर्भर करेगा, यानी कि जो आपका हजाम बनाने वाला हजाम है ना जी, उस पर निर्भर करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे औसत दर्पण जो है आपके मुड़ी का भंडोला वाला प्रतिबिंब बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए जो है मेकअप के लिए जो है कौन सा प्रतिबिंब, यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो यहाँ पे जो मेकअप वाला जो मिरर होता है ना जी, जिसमें जो है लड़कियां सबका करते जी, देख देख करके जो है अपना मुहवा जो है कची मुहवा जो है सुधारती है, यानी कि मैंने कहा जी सुंदर बनाती है, ठीक है। वो वाला जो है मेकअप जो है बनाने करने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा वो भी जो है अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। और इसमें जो है हीरो हीरोइनिया सबका करता है जी, अपना जो है वेनिटी वैम में, यानी कि जहाँ पे जो है रेडियो होने वाला गड़िया होता है ना जी, उसमें जाकर क्या करता है जी, मुंह देख के जो है अपना तैयारी वारी होता है, ठीक है। तो उसमें कहा जी अवतल दर्पण ही लगा होता है। हालांकि उस सबके पास जो है मेकअप आर्टिस्ट अलग से होता है, लेकिन फिर भी चेहरा देखते रहती है सब दाना के हीरोइनिया, ठीक है। वैसे आप लोगों का कौन सा फेवरेट हीरोइन है जी, तो इनसे नीचे कमेंट करके बताइएगा जी। यहाँ पे देखिए 59 का यहाँ पे अवतल दर्पण आप लोग जो है टिक आउट करेंगे, यहाँ पे क्या चीज ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण का जी? अवतल दर्पण का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है अभिसारी क्रिया दर्शाता है। कौन सा क्रिया दर्शाएगा जी? अभिसारी क्रिया दर्शाता है। और अभिसारी क्रिया का मतलब यही होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है जी कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करेगा तो जो है ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसमें खाना हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो सोलर कुकर यानी कि सूर्य से पकने वाला जो कुकर है, सूर्य से पकाने वाला जो है, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके जो है भोजन को पकाने वाला जो कुकर है, उसी को हम लोग जो है सोलर कुकर बोलेंगे, ध्यान रखें। और इस कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको हमने वादा किया था कि इस वीडियो में ध्यान रखें 60 तक के क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो है आपको क्वेश्चन देखना है, यानी कि 61 नंबर से क्वेश्चन देखना है, तो आपको जो है पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 के लिए ध्यान रखिए, आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, या फिर जो है आप सीधे से जो है प्लेलिस्ट में चले जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जो है आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देख लीजिए या फिर जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, आपको जो है लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। तो दिल को थाम कर रखिए, कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, और आइए पार्ट 2 देखने के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद।